बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे अब्बा की कपड़े की एक मिल थी। अब्बा की वफ़ात के बाद मेरे चचा मुझे घर ले गए। मेरी उम्र 35 साल हो गई थी, लेकिन अभी तक चचा ने मेरी कहीं शादी नहीं की थी। चचा का एक 13 साला बेटा था। चचा ने मेरी शादी दौलत के लालच में आकर अपने बेटे से ही कर दी, लेकिन मैं तो उसे अपना भाई समझती थी। शादी की पहली रात जब वो मेरे कमरे में आया तो मैं हंस पड़ी और दिल में सोचा कि ये तो बच्चा है। लेकिन अगले पल मेरी सारी सोचें नाकाम हुईं जब उसने एक ही रात में मेरे अब्बा इस दुनिया से क्या गए थे। मेरी तो दुनिया ही अंधेर हो गई थी। हर चीज से दिल उठ गया था। कुछ भी मुझे अच्छा ना लगता था। पहले अम्मा इस दुनिया से रुखसत हुई थी और अब अब्बा इस दुनिया से चले गए थे। मैं अकेली रह गई थी। सब कुछ होने के बावजूद मुझे यूं लगता था जैसे मैं खाली हाथ हूं। चंद दिन पहले की बात थी। मेरे अब्बा काफी दिनों से बीमार थे। उनका इलाज भी हो रहा था, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। लोग कहते थे कि मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा के जाने का रोग दिल पर लगा लिया था और इसी वजह से वो ना सिर्फ बीमार हुए बल्कि इस दुनिया से भी चले गए। अम्मा को फोत हुए 6 महीने हुए थे कि अब्बा बीमार रहने लगे। वो काफी दिनों से गमगीन और खोए खोए से थे। ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहते थे। किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे। फिर एक सुबह जब मैं उन्हें बेदार करने उनके कमरे में गई तो वो हमेशा के लिए सो गए थे। वो हम सबको इस दुनिया में छोड़कर अपने अल्लाह के हजूर पेश हो गए थे। मेरा नाम सफिया है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरी उम्र 22 साल थी। मैंने एफए तक तालीम हासिल की थी। उसके बाद मैं घर बैठ गई थी। मेरे अब्बा की कपड़े की एक मिल थी। उनकी मिल से कपड़ा तैयार होकर दूसरे शहरों में जाता था। हम बहुत अमीर थे। घर में दौलत की रैल पैल थी। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ था। मेरा एक ही चचा था जो अब्बा से 15 साल छोटा था। उसका भी एक ही इकलौता बेटा था जो उसकी शादी के 15 साल के बाद पैदा हुआ था। उसकी उम्र 1 साल थी। उसका नाम आदल था। हमारा घर भी काफी बड़ा था। इतने बड़े घर में अकेले रहते हुए मुझे डर लगता था। मुझे यूं लगता था जैसे वो बड़ा हुआ घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। मेरी उम्र 22 साल हो गई थी, लेकिन मेरा कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। अब्बा तो यही चाहते थे कि वो अपनी जिंदगी में मुझे मेरे घर का करके जाएं, लेकिन मौत ने उन्हें मोहलत न दी। मैं सारा सारा दिन घर में बैठी अब्बा और अम्मा को याद करके आंसू बहाती रहती थी। कभी ज्यादा उदासी होती तो मैं कब्रिस्तान चली जाती थी और घंटों अब्बा और अम्मा की कब्रों पर बैठी रहती थी। मिल का सारा इंतजाम मेरे चचा ने संभाल लिया था। अब्बा को इस दुनिया से गए चंद ही दिन हुए थे कि चचा और चच्ची मुझे लेने के लिए मेरे घर आ गए। चचा ने कहा कि देखो बेटा, तुम इतने बड़े घर में कैसे अकेले रह रही हो। चलो हमारे साथ हमारे घर, इस तरह तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। मैं चचा और चच्ची के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने बहुत इसरार किया तो मैं मान गई और अपना जरूरी सामान लेकर चचा और चच्ची के साथ उनके घर शिफ्ट हो गई। चचा का घर भी बहुत बड़ा था। उन्होंने ऊपर वाले पोर्शन में मुझे एक कमरा दे दिया। मैं उस कमरे में रहने लगी। चचा ने हमारा घर किराए पर दे दिया और उसका जो भी किराया आता चचा मेरे अकाउंट में जमा करा देता था। चचा कहता था कि वो तुम्हारा घर है तो उसके किराए की हकदार भी तुम हो। यूं मेरे अकाउंट में हर महीने हजारों रुपए जमा हो रहे थे। मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ती थी। चचा हर जरूरत की चीज मुहैया कर रहा था। पहले तो मेरा दिल चचा के घर नहीं लग रहा था, लेकिन फिर जब आदल को गोद में उठाया तो मेरा दिल उस घर में लगने लगा। वो एक गोल मटोल और प्यारा बच्चा था। मैं उसे अपना छोटा भाई समझती थी। वो भी मुझसे काफी मायूस हो गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ वो बड़ा भी होता रहा और मेरा लाडला भी बनता गया। देखते ही देखते वो 3 साल का हो गया और मेरी उम्र 25 साल हो गई। चचा ने मेरा कहीं भी रिश्ता नहीं किया था। मेरे रिश्ते के लिए कई लोग मुझे देखने आए थे, लेकिन चचा और चच्ची ने रिजेक्ट कर दिए थे। कहते थे कि लोग अच्छे नहीं हैं। मुझे हैरत होती थी क्योंकि मेरी शादी की उम्र गुजरती जा रही थी और चचा चच्ची कहीं भी मेरा रिश्ता नहीं कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि चचा और चच्ची दोनों ही बहुत अच्छे और मिलनसार थे। मेरा ख्याल अपनी बेटी की तरह करते थे। चचा ने मिल पर पूरा कंट्रोल कर लिया था और वो उसे कामयाबी से चला रहे थे। जो मुनाफा होता
तो उसमें से आधा मुनाफा मेरे अकाउंट में जमा करा देते। बहरहाल शबो रोज गुजरने के बायस मैं 30 साल की हो गई। मेरे सर के बालों में चंद एक सफेद बाल भी निकल आए। लेकिन चचा चची ने मेरी शादी नहीं की थी। मैं एक मशरकी लड़की थी, शर्मो हया का पेकर। मैं खुद चचा और चची से नहीं कह सकती थी कि मेरी शादी कर दें। लेकिन मैंने नोट किया था कि उनको तो मेरी शादी की फिक्र ही नहीं थी। आदल भी अब 7 साल का हो गया था और तीसरी क्लास में पढ़ता था। वो बहुत खूबसूरत और मासूम बच्चा था। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी। वो अपनी माँ का कम मेरा लाडला ज्यादा बन गया था। वो मुझे आपी कहकर पुकारता था। सुबह उसके लिए नाश्ता मैं तैयार करती थी, उसके कपड़े जूते मैं तैयार करती थी। यहाँ तक कि रात को सोने से पहले वो मुझसे कहानियां भी सुनता था। जिंदगी रूटीन के मुताबिक गुजर रही थी कि एक दिन मैंने आदल को चुप चुप सा देखा। वो उदास भी था और खाना खाने के दौरान मुझसे नजरें भी चुरा रहा था। मुझे बड़ी हैरत हुई, लेकिन मैंने उस वक्त उससे कोई बात ना की। सोचा था कि जब वो मुझसे कहानी सुनने के लिए आएगा तो इससे पूछूंगी। खाना खाने और दीगर कामों से फरागत के बाद मैं अपने कमरे में उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो कहानी सुनने ना आया। मुझे बेचैनी हुई और सोचा कि आदल को क्या हो गया था। वो क्यों चुप चुप सा रहने लगा था। वो खामोश और उदास रहने वाला लड़का तो हरगिज नहीं था। कुछ तो बात थी। अगले दिन जब वो स्कूल से घर आया तो तब भी उसने सलाम के अलावा मुझसे कोई बात ना की और अपने कमरे में चला गया। जब मुझसे उसका खामोश रहना बर्दाश्त ना हुआ तो मैं उसके कमरे में चली गई। वो लिबास तब्दील करके कुर्सी पर बैठा कुछ सोच रहा था। मैं दबे कदमों कमरे में दाखिल हुई और उसके पीछे जाकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। उसने आंखों से हाथ हटाए और अजीब से लहजे में बोला कि आप ही प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। मुझे उसके लहजे से धचका लगा। मैं उसके सामने आई और पूछा, आदल क्या बात है, तुम्हारा मुझसे ऐसा रवैया क्यों है? ना मुझसे बात कर रहे हो, ना मुझसे खाना मांग रहे हो, यहाँ तक कि तुमने रात को मुझसे कोई कहानी भी नहीं सुनी। क्या कुछ हुआ है? मुझे बताओ, शायद मैं कोई हल निकाल सकूं। मैं इतना कहकर उसके जवाब की मुंतजर रही। वो अपनी मासूम आंखों से मुझे देखता रहा, फिर बोला, क्या आप मेरी आपी हैं? उसकी बात सुनकर मैं परेशानी का शिकार हुई और घुटनों के बल उसके सामने फर्श पर बैठती हुई बोली, हाँ मैं तो तुम्हारी आपी हूँ और हमेशा रहूंगी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा? वो कश्मकश में मुब्तला रहा। फिर कहने लगा, अगर आप मेरी आपी हैं तो फिर अम्मी क्यों कहती हैं कि आप मेरी आपी नहीं हैं? मैं आपको आपी ना कहा करूं। उसकी बात से मुझे शाक सा लगा और मैं हैरान रह गई। चची ने ऐसा क्यों कहा था? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरे पूछने पर आदल ने मजीद कहा कि मुझे अम्मी ने मना किया है कि आपको आपी ना कहा करूं। आप मेरी कजन हैं, बहन नहीं हैं। क्या अम्मी सच कह रही हैं? क्या आप मेरी सगी बहन नहीं हैं? मुझे यूं लगा जैसे मेरे कान साइन साइन कर रहे थे और मैं गैर यकीनी की हालत में आदल के मासूम चेहरे पर बिखरी उदासी और परेशानी देख रही थी। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे नहीं मेरे भाई, कजन भी तो बहन भाई होते हैं। कुछ भी हो जाए, मैं तो तुम्हारी आपी ही हूँ और आपी ही रहूंगी। अच्छा चलो ज्यादा मत सोचो और फ्रेश होकर आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। तुम्हें आलू के पराठे पसंद है ना? उसने सर हिलाया और मैं किचन में चली गई। मेरे दिमाग में आदल के कहे गए अल्फाज बाज गश्त बनकर गूंज रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चच्ची ने आदल से ऐसा क्यों कहा है। बेशक हम कजन थे, लेकिन मैं आदल को अपना छोटा भाई समझती थी। वो मुझसे पूरे 23 साल छोटा था। मैं नहीं जानती थी कि चच्ची के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने आदल को मुझे आपी कहने और समझने से क्यों मना कर दिया था? चच्ची के मना करने के बाद आदल ने कुछ दिन गुजरने के बाद नॉर्मल होते ही मुझे दोबारा आपी कहना शुरू कर दिया था। मैंने सुख का सांस लिया था। मैं काफी दिनों से ये अल्फाज सुनने के लिए बेचैन हो रही थी। एक बार फिर हम दोबारा पहले वाली रूटीन में आ गए थे। जब आदल मुझे आपी कहकर पुकारता था तो चच्ची उसे घूर कर देखती थी। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो जाता था। मेरे सामने तो वो उसे कुछ नहीं कहती थी। अल्लाह जाने बाद में उसे कुछ कहती थी या नहीं। एक दिन मैंने बातों ही बातों में आदल से पूछ लिया कि आदल क्या अब भी तुम्हें चच्ची मना करती है मुझे आपी कहने से? उसने मुंह बसोड़ते हुए जवाब में कहा कि हाँ अम्मी कहती हैं, लेकिन मैं उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो नाराज होती हैं। उसकी बात सुनकर मैं एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गई थी।
जितना सोचती मैं उतना ही उलझ जाती थी। दिन गुजरते जा रहे थे। चचा और चच्ची को मेरी शादी की जरा भी फिक्र नहीं थी। हैरत की बात यह थी कि कभी उन्होंने मुझसे शादी के हवाले से बात ही नहीं की थी। मैं घर में बैठे बैठे बोरियत का शिकार रही थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे अपने अब्बा की मिल में चचा का हाथ बटाना चाहिए। बेचारे दिन रात मिल की तरक्की के लिए कोशां रहते थे। एक दिन रात के खाने के वक्त मैंने चचा का मूड देखते हुए बात कर दी। चचा, आपसे मैं एक बात करना चाहती थी। दरअसल मैं घर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। सोच रही हूँ कि अगर आप इजाजत दें तो मैं भी मिल में आ जाया करूँ और आपका हाथ बटाया करूँ। चचा मेरी बात सुनकर पहले तो खामोश रहे, फिर बोले, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। जब दिल चाहे मिल को ज्वाइन कर सकती हो। मैं खुश हो गई और कुछ दिनों के बाद मैंने मिल ज्वाइन कर ली। मेरे पास अपनी गाड़ी थी। मैं मिल में कुछ वक्त गुजारने के बाद वापस घर आ जाती थी। इस तरह मेरा दिल भी बहलना शुरू हो गया था। हमारी मिल बहुत बड़ी थी। वहां सैकड़ों लोग काम कर रहे थे, जिनमें औरतें भी शामिल होती थीं। चचा ने मेरे लिए एक कमरा बतौर ऑफिस सेट कर दिया था। जब वर्करों को पता चला कि मैं जो मिल के साबका मालिक थे उनकी बेटी हूँ, तो वो सब मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। एक दिन मैं मिल से वापस घर पहुंची तो मुझे चच्ची के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वो आदल से बात कर रही थी। कह रही थी, आदल, तुम्हारे दिमाग में आखिर कब तक मेरी बात बैठेगी? तुम समझते क्यों नहीं हो कि सफिया तुम्हारी सगी बहन नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी कज़न है। आदल भी बहुत सियाना और तेज बच्चा था। जवाब में कहने लगा कि अम्मी, क्या कज़न एक दूसरे के बहन भाई नहीं होते? जवाब में चच्ची ने जो कुछ कहा, मेरे तो ओसान ही खता हो गए। कहने लगी, होते होंगे, लेकिन तुम दोनों बहन भाई नहीं हो, सिर्फ कज़न हो। आइंदा फिर कभी तुम्हें सफिया को आप ही कहता हुआ ना सुनूं। मैं दिल पर पत्थर रखते हुए अपने कमरे में चली गई। चच्ची की बात ने मुझे उलझन में मुब्तला कर दिया था। आखिर इसके पीछे इसका क्या मकसद था? वो आदल को मुझे आप ही कहने से क्यों मना कर रही थी? मुझे ये राज जानना था। मुझे तब तक सुकून नहीं मिलना था जब तक मुझे इस राज के बारे में मालूम नहीं हो जाना था। अगले दिन आदल ने मुझसे खुद ही इस हवाले से बात की और कहने लगा कि अम्मी ने कल दोबारा मुझे आपको आप ही कहने से मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात तो सुन ली थी। लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। मैं आपको आप ही कहूंगा। हाँ, जब अम्मी सामने होंगी तो आपसे बात नहीं करूंगा। आप नाराज ना होना कि मैं आपसे बात क्यों नहीं कर रहा। मैं उसकी मासूमाना बातों पर हैरान होने के साथ साथ मुस्कुरा भी दी। उस दिन के बाद आदल मुझे चच्ची के सामने आप ही नहीं कहता था और ना ही फजूल में बात करता था। अलबत्ता जब हम अकेले होते तो वो आप ही कहता था। मैंने उसे गोद में खिलाया था। चच्ची के बाद मैं ही उसका ख्याल रखती थी, इसलिए वो मुझे बहुत अजीज था। इसी तरह माहो साल गुजर गए और मैं 35 साल की हो गई, जबकि आदल 13 साल का हो गया था। वो लंबे कद और गोरी रंगत का लड़का था। उसकी सेहत भी बहुत अच्छी थी और वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा दिखाई देता था। अब वो 8वीं क्लास में पढ़ता था और स्कूल के बाद वो ट्यूशन मुझसे ही पढ़ता था। मेरी शादी की उम्र गुजर गई थी, इसलिए मैंने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। मेरे अकाउंट में बहुत पैसा था और मैं सोच रही थी कि अपनी आधी से ज्यादा दौलत किसी यतीम खाने को दे दूं, ताकि मेरी आखिरत का सामान हो जाए। वैसे भी मैं गरीब और जरूरतमंद लोगों के डके छुपे मदद करती रहती थी। उनकी मदद करके मुझे बहुत सुकून मिलता था। जाहिरा मेरे मरने के बाद वो दौलत किस काम की थी? अब्बा ने मिल मेरे नाम की हुई थी, जिसे चचा आसान तरीके से चला रहे थे, इसलिए मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं थी। जब मैंने चचा से जिक्र किया कि मैं अपनी आधी दौलत यतीम खाने में देना चाहती हूँ, तो वो परेशान हो गए और चच्ची की तरफ देखा। फिर बोले कि अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैंने चचा की मदद से आधी से ज्यादा रकम यतीम खाने में दे दी थी। दरअसल चचा और चच्ची को मिल की परेशानी थी, क्योंकि वो मेरे नाम थी और चचा और चच्ची के दिल में न जाने क्या चल रहा था। एक दिन मैं अपने कमरे में थी कि चचा और चच्ची दोनों आ गए। उनकी अचानक आमद से मैं हैरान हो गई थी। फिर चचा ने जो बात की थी, मुझे तो उसकी तवक्को ही नहीं थी। मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि चचा और चच्ची के दिल में ये ख्यालात थे। चचा ने कहा था कि बेटी, हम चाहते हैं कि तुम्हारा निकाह आदल से कर दें। आदल तो इस निकाह के लिए राजी है, सिर्फ तुम्हारी रजामंदी चाहिए। मुझे उम्मीद है तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। मेरी तो ऐसी हालत थी
कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मैं टुन ही हो गई थी। मेरी सोचने समझने की सलाहियत जैसे खत्म हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चचा को क्या जवाब दूं। उन्होंने मेरे सामने उम्मीद का दामन खिलाया हुआ था। मैंने खामोशी से सर झुका लिया तो चचा और चची यही समझे कि मैंने हाँ कर दी है। वो खुशी खुशी चले गए और मैं फूट फूट कर रो दी। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी कि चचा और चची मेरी शादी क्यों नहीं कर रहे थे। इन्होंने मेरे लिए आए रिश्ते क्यों ठुकरा दिए थे। चची आदल को क्यों मना करती थी कि वो मुझे आप ही ना कहे। उनका मुस्तकबिल में यही कुछ करने का इरादा था, क्योंकि मैं एक मिल की मालिक थी और मेरे बैंक अकाउंट में भी बहुत सा पैसा पड़ा था। मैं हैरान भी थी कि इन्होंने आदल को मुझसे निकाह करने के लिए कैसे राजी कर लिया था। वो तो छोटा सा बच्चा था। उसके खाने पीने और खेलने कूदने के दिन थे। वो शादी जैसी अहम जिम्मेदारी कैसे उठा सकेगा। उस दिन के बाद आदल ना ही मुझसे बात करता था और ना ही मेरे पास आता था। जब भी हमारा आमना सामना होता तो वो मुझे शिकवा भरी नजरों से देखकर चला जाता था। शायद वो मुझे ही कसूरवार समझता था। चची ने हमारी शादी की तैयारी शुरू कर दी थी और फिर बाहमी मशवरे से अगले हफ्ते हमारी शादी रखी गई थी। फिर इंतहाई सादगी और चंद गवाहों की मौजूदगी में हमारी शादी हो गई। मैं अपने कमरे से आदल के कमरे में शिफ्ट हो गई थी। उस दिन मुझे अब्बा और अम्मा बड़ी शिद्दत से याद आए थे। काश वो जिंदा होते तो वो कभी भी मेरी शादी एक छोटे से बच्चे के साथ ना होने देते। मैं दुल्हन बनी बैठी आदल का इंतजार कर रही थी। अब वो मेरा भाई नहीं शोहर बन चुका था। इसलिए ये सोचकर ही मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ ही देर के बाद वो कमरे में आ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। आंखें किसी भी किस्म के तासरात से आ रही थीं। वो यूं चलता हुआ आया था जैसे वो इंसान की बजाय रोबोट हो। उसकी ये हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। ये वही बच्चा था जिसे मैंने गोद में उठाया, इसे पाला था, पोसा था। आज मैं इसके निकाह में थी। बेड पर बैठने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, कुछ भी हो जाए आप मेरी आप ही हैं। मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन ही समझा है। मैं जानता हूँ मेरे माँ बाप ने आपसे मेरी शादी क्यों की है, इसलिए ताकि आपकी सारी जायदाद मुझे मिल जाए। मैं ये भी जानता हूँ कि आप भी इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। मेरे वालिदैन ने दौलत के लालच में मेरी जिंदगी खराब कर दी, आपकी जिंदगी खराब कर दी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उन्होंने हमारे बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते को पामाल कर दिया है। बहन भाई का रिश्ता तो बहुत पाक होता है। मैं ये पाक रिश्ता खराब नहीं कर सकता। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है। मैं बड़े गौर से उसकी बात सुन रही थी। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं चौंकी और मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया, कैसा फैसला। जवाब देने की बजाय उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उसे अपनी कनपटी पर रख दिया और बोला, यही फैसला कि मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूं। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर मैं दहल गई और उसे रोकने की कोशिश की। रुक जाओ आदल, ये तुम क्या कर रहे हो। नहीं, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। मैं चीखी लेकिन आदल ने मेरी एक ना सुनी। वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर चुका था। तभी हल्की सी आवाज गूंजी और आदल एक झटके से बेड पर गिर गया। उसके सर से खून निकलकर बहने लगा। मैं आंखें फाड़े ये भयानक मंजर देखती रह गई। जब मुझे होश आया तो मैं बेड से उतरकर बाहर भागी और चीख चीख कर चचा और चची को बुलाया। चचा और चची दौड़े दौड़े चले आए। अंदर आकर जब उन्होंने आदल को मुर्दा हालत में देखा, वो भी साख्तो जामद हो गए। अगले ही पल चच्ची तो आदल के पास गई, जबकि चचा दहलीज पर ही ढेर हो गया और रोने लगा। घर में कोहराम मच गया था। आदल को जल्दी से अस्पताल मुंतकल किया गया, लेकिन डॉक्टर ने तस्दीक कर दी कि इसकी डेथ हो चुकी है। चच्ची पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। वो चचा को ही इल्जामवार ठहरा रही थी कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप दौलत और जायदाद की लालच में आकर ना ही आदल को सफिया से शादी के लिए मजबूर करते और ना आदल ये इकदाम उठाने पर मजबूर होता। मैं आपको मना करती रही थी, बहुत रोका था आपको, लेकिन आपकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी। अब दौलत जायदाद का क्या करेंगे जब हमारा बेटा ही इस दुनिया से चला गया है। आप मेरे बेटे के कातल हैं, कातल हैं। चच्ची रोती भी जा रही थी और जज्बाती अंदाज में चीख भी रही थी। उनकी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। उन्होंने औलाद की खुशी को तरजीह नहीं दी थी, सिर्फ दौलत और जायदाद का सोचा था। जब इंसान ही जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर ऐसी दौलत का क्या फायदा।
चच्ची बेटे की जुदाई में पागल हो गई थी। वो अपनी याददाश्त खो गई थी। मजबूरन चचा को उसे मेंटल अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा था। इस वाक़े के बाद चचा को भी चुप लग गई थी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसका खमियाजा अब वो सारी ज़िंदगी भुगतेंगे। इसलिए सियाने कहते हैं कि अपनी औलाद चाहे वो लड़का हो या लड़की, शादी से पहले उनसे उनकी राय लेनी चाहिए। अपने मुफाद की बजाय उनकी खुशियों को मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि बाकी की ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी होती है और उन्हें अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा पूरा हक होता है। इसलिए कभी भी उनकी राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए, वरना बच्चे वो कुछ भी कर जाते हैं जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें।